दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कैंपिंग के लिए आए होते हैं। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें एक चौराहा मिला। जब वे रास्ता खोजने के लिए मैप देख कर रहे थे, तभी सामान लिए हुए एक स्थानीय महिला वहां आई। महिला ने पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। जब उसे पता चला कि वे बाहरी लोग हैं, तो महिला ने सहायता की और रास्ता समझाया। उसने बताया कि ये जगह प्रेमियों के कैंपिंग के लिए बहुत खूबसूरत है। उस महिला के वर्णन ने तुरंत उन दोनों का दिल जीत लिया। हालांकि पर इस सड़क का कोई निशान नहीं था, लेकिन दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे उसी अनजान रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसा कि महिला ने कहा था, रास्ते का नजारा बहुत ही लुभावना था। दोनों अच्छे मूड में थे, उत्साहित थे और कैंपिंग के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब वे जंगल के और अंदर पहुंचे तो कुछ स्थानीय दरिंदों ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि वे क्रिश को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी अगली चाल क्रिश को जबरदस्ती शराब पिलाने की थी। वहां मौजूद एक हमलावर ने चिल्लाकर कहा, ये $50 की है, इसकी सील टूट गई है, अब तुम्हें इसे खरीदना ही होगा। ये $50 प्रति जार है। अपने हाथ में बंदूक को देखकर क्रिश के मन में उनसे लड़ने के विचार आए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स जेसी मुसीबत नहीं चाहती थी। जेसी के बार बार टोकने पर क्रिश ने अपनी बंदूक नीचे रख दी और विनम्रता से उन्हें पैसे दे दिए। बाद में जेसी को डर सताने लगा कि बंदूक साथ रखने से और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए उसने क्रिश से सारी गोलियां फेंक देने को कहा। क्रिश को ये बात ठीक नहीं लगी, फिर भी उसने जेसी की बात मानी और गोलियां पास के पानी में फेंक दी। तभी वहां अचानक एक गश्ती अधिकारी आया, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। उसने उन्हें बताया कि आगे एक खुली जगह है जो कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी है। दोनों वहां पहुंचे और उस खूबसूरत नजारे को देखकर अपनी पिछली सारी बदकिस्मती को भूल गए। रात में उन्होंने वही कैंपिंग करने का फैसला किया, दिन की उस कसर को पूरा करने के लिए। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वे अपनी ही धुन में इतने खोए हुए थे कि उन्हें टेंट के बाहर मंडराते उस साए का एहसास तक नहीं हुआ। अगली सुबह लीसा, जो पूरी रात टेंट में थी, नदी पर हाथ मुंह धोने के लिए गई, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक अजनबी खड़ा था जो लगातार उसे घूर रहा था। अचानक लीसा को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और अगले ही पल वो अजनबी गायब हो गया। लीसा जल्दी से किनारे पर लौटी और जब वो कपड़े पहन रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ गया। घबराहट और चीख पुकार सुनकर क्रिस की नींद खुल गई और वो भी नदी के किनारे पे आके हाथ मुंह धो रहा था। तभी उसकी नजर पानी में पड़ी लीसा के हार पे पड़ा और उसे गड़बड़ महसूस हुई और वो लीसा को ढूंढने के लिए जंगल में तेजी से भगा। घबराहट में भागते हुए क्रिस एक लकड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गया और एक टहनी उसके हाथ के आर पार हो गई। दर्द से कराहते हुए उसने उस टहनी को बाहर निकाला। इसी बीच क्रिस को किसी की आवाज आई। वो देखने के लिए वापस भागा कि क्या ये वही गुंडे हैं जिन्होंने पहले उनके पैसे ठगे थे। उन गुंडों में से एक के हाथ में लीसा का तौलिया था। क्रिस तुरंत समझ गया कि लीसा उनके कब्जे में है। गुस्से में उसने जमीन से एक डंडा उठाया और उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनकी बंदूक जमीन पर गिर गई और उसने जल्दी से क्रिस ने जमीन पर गिरी बंदूक उठा ली। उनमें से एक आदमी डर के भाग गया और वहां मौजूद दूसरा आदमी, जिसके बाल बिखरे हुए, डर के मारे कांप रहा था। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस, जो पहले ही धोखा खा चुका था, उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। क्रिस ने बंदूक उसके चेहरे के पास तान दी। क्रिस से उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये तौलिया कहां से आया। उसने बोला कि मुझे ये पड़ा हुआ मिला, जिस पर क्रिस ने बोला कि बकवास बंद करो, अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। जब उसने सुना कि क्रिस उसे जान से मार देगा, तो वो बुरी तरह डर गया। वो भीख मांगने लगा कि उसे न मारा जाए। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने उसे छोड़ने का मन बनाया। लेकिन जैसे ही वो आदमी वहां से जाने लगा, उसने पीछे से चालाकी दिखाई और क्रिस को भड़काने के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगा। उसने ताना मारते हुए कहा कि क्रिस अपनी लीसा को खोने वाला है और मौका पाते हैं उसने अपने जेब से एक चाकू निकाला और क्रिस पर हमला कर दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन क्रिस कोई कमजोर इंसान नहीं था। क्रिस ने अपने सिर से उसके सिर पर दे मारा और फिर एक जोरदार प्रहार उस गुंडे के सिर पर लगा, जिससे उसका सिर चकरा गया। अपनी जान बचाकर क्रिस वापस कैंप की ओर भागा ताकि मदद बुला सके, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसका सारा सामान गायब था। मजबूरी में उसे फिर से घने जंगल की ओर लौटना पड़ा ताकि वो लिसा को ढूंढ सके। अपनी चोट पर पट्टी बांधने के लिए वो एक जगह रुका ही था कि उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरी। जब उसने ऊपर देखा तो वो एक जंगली जानवर की बॉडी थी। ये देख क्रिश बुरी तरह घबरा गया
और पीछे की ओर भागा, लेकिन बदकिस्मती से वो शिकारियों के एक जाल में जा फंसा। क्रिश अब पूरी तरह टूट चुका था। ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाया और ऊपर से खुद भी इस बुरी हालत में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जब वो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था, तभी वो रहस्यमयी महिला फिर से उसके सामने प्रकट हुई। अगली बार जब क्रिश की आंखें खुली तो वो एन्ना के घर पर था। एन्ना उसके घावों पर दवा लगा रही थी। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि उसका नाम एन्ना है। जब उसे पता चला कि लिसा लापता है तो वो पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये उन गुंडों का मुखिया था। उसने एन्ना से पूछा, क्या तुमने उस आदमी को देखा है जिसके पास हथियार है? उसने हमारे साथी को मारा है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अंदर लेटा क्रिश तुरंत सतर्क हो गया। एन्ना ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और किसी तरह समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद एन्ना ने क्रिश को पीने के लिए कुछ दवा दी। इसी दौरान एन्ना ने अचानक क्रिश का नाम लेकर उसे पुकारा, और वो भी एक से ज्यादा बार। ये सुनकर क्रिश के कान खड़े हो गए और उसे गुस्सा आ गया। उसने कभी एन्ना को अपना नाम बताया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता चला? इसका मतलब था कि एन्ना ने पहले भी उसे कहीं देखा था। दाल में कुछ काला महसूस करते ही क्रिश ने दवा का गिलास पटक दिया और पुलिस को फोन करने की कोशिश की। अपनी पोल खुलती देख एन्ना ने हथियार उठा लिया और क्रिश पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी ताकत क्रिश के सामने कम पड़ गई। क्रिश फोन करने के लिए कमरे में भागा, लेकिन वहां उसे एक और झटका लगा। वो वायरलेस फोन दरअसल सिर्फ एक डम्मी था, वो काम ही नहीं कर रहा था। गुस्से में क्रिश ने एन्ना को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फर्श के एक खाली हिस्से पर पड़ी। क्रिश ने वहां लगा पर्दा हटाया तो उसके सामने एक सीक्रेट डोर आ गया। सीढ़ियों से होते हुए क्रिश जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अलमारियों पर बच्चों के डायपर भरे पड़े थे। इस भयानक सच्चाई से हैरान होकर क्रिश ने दूसरा गुप्त दरवाजा खोला और उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ गया। उसने देखा कि अन्ना ने लिसा को रस्सी से बंधा हुआ था। वो भाग के लिसा के पास गया और पास में पड़े चाकू को उठाया और लिसा के हाथ में बंधे रस्सी को काट दिया। तभी अचानक बेसमेंट की लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेसमेंट में इमरजेंसी लाइट ढूंढी और जैसे ही लाइट जलाया, एक आदमी जिसके हाथों में खंजर था, बिना सोचे उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे क्रिस को चोट लग गई। जिससे क्रिस की पूरी कोशिश के बाद लिसा तो बेसमेंट से निकलने में कामयाब रही, लेकिन घायल क्रिस उसका मुकाबला नहीं कर पाया। अकियांग ने क्रिस को बेरहमी से पीटा और फिर चाकू लेकर लिसा का पीछा करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। लिसा भागते हुए लाओ झो के पास पहुंची। उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। लाओ झो एक पुलिस वाला था। लिसा ने उसको सारी बातें बताई, लेकिन वो अकियांग को देखकर हैरान नहीं था। इसके बजाय उसने अकियांग को डांटा कि उसने लिसा को भागने क्यों दिया। यह स्पष्ट हो गया कि लाओ झो और अकियांग मिले हुए थे। जब लिसा को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब शादी के माहौल में पाया, जहां दूल्हा क्रिस था। उन्होंने लिसा और क्रिस बिना शादी के तंबू में साथ देख लिया था। उनके हिसाब से यह ईश्वर का अपमान था। उन्होंने इस पाप को धोने के लिए जबरन शादी और प्रताड़ना का रास्ता चुना। इसके बाद उन्होंने क्रिस को जंजीरों से बांध दिया और लिसा को उठा के गए। थोड़ी देर बाद क्रिस ने उनसे कहा कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दे, और ये भी कहा कि लिसा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वे लोग उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ एना लिसा से कहती है कि उसकी और जो की शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस उनके घर में कभी बेटी नहीं आई। एना कई बार गर्भवती तो हुई, लेकिन हर बार उनके सारे बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते। इसी वजह से वे दोनों लिसा को इस्तेमाल करके बच्चा चाहते हैं। लिसा को यह सब सुनकर लगता है कि एना पूरी तरह पागल है। आखिर में एना बकवास करना बंद करती है और सीधे उसे बेहोश कर देती है। जब क्रिस को अंदर लाया जाता है तो बेहोश लिसा को टेबल पर बांध दिया गया होता है। एना की बात सुनकर क्रिस उसके रोने पर बस हंस देता है। वह कहता है अगर लिसा गर्भवती हो गई तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी और ये लोग उसे मार देंगे, और अगर बच्चा पैदा हुआ तो वह भी मौत को ही बुलाएगा। इसके अलावा क्रिस अपना बच्चा किसी पागल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच पलने वाले बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। पुलिस वाले के दबाव के कारण क्रिस को फिर से यातनाएं दी जाती हैं। अकियांग खुद आगे बढ़कर उसे मारता है। वह उसे बुरी तरह पीट देता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वह बेरहमी से उस पर शराब उड़ेल देता है। दूसरी तरफ एना यह सब देखकर विचलित हो जाती है। वह गुस्से में लिसा की उंगली
उंगली चाकू से काट देती है। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। अगली सुबह लाओ जाओ और उसके कुछ लोग हालात देखने आते हैं। जब वे देखते हैं कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो लाओ जाओ गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त उसका इंटरकॉम बजता है। वो उठाकर बात करने ही वाला होता है कि क्रिस मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। एना तुरंत लिसा का मुंह बंद कर देती है और कियांग क्रिस को घसीटकर बाहर ले जाता है। उधर दोनों के माता पिता जब उनसे संपर्क नहीं कर पाते तो घबरा जाते हैं और पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस स्टेशन लाओजो से उन्हें ढूंढने में मदद मांगता है। इसी बीच अली नाम का एक अधिकारी केस संभालता है और पार्क में जाकर जानकारी इकट्ठा करता है। शुरुआत में कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जैसे ही अली बताता है कि परिवार 2 लाख युआन इनाम देने को तैयार है, आ हौ की आंखें चमक उठती हैं। दूसरी तरफ क्रिस पर अत्याचार जारी रहता है। उसे झुकाने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है। एना लोहे की छड़ को गर्म करके उसे जलाती है। फिर भी क्रिस हार नहीं मानता, बल्कि वह उन्हें और भड़काता है। कहता है कि एना और उसका पति बच्चे के लायक ही नहीं है। ये बात एना के दिल पर गहरा वार करती है और वो क्रिस के घाव को अपने उंगलियों से जोर से दबा देती है, जिससे क्रिस के घाव खून बह रहा होता है। और गुस्से में एना यह तय करती है कि वह लिसा को आग कियांग के हवाले कर दे, क्योंकि उसे हर हाल में एक बच्चा चाहिए। जब तक लिसा एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके बाकी अंगों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्ना ने लिसा को मारा भी। आखिरकार दोनों किसी तरह एक समझौते पर पहुंच गए, लेकिन उसी समय लिसा हंस रही थी। उसने कहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुमने मेरे साथ गंदा खेल खेला है, लेकिन मजाक तुम पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। 8 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनकर अन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लिसा को मार देना चाहती थी। बूढ़े आदमी ने तुरंत उसे रोक लिया और समझाने लगा कि अभी भी कोई और तरीका हो सकता है। अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई। 2 लोग जो पहले इनाम के लालच में यहाँ आए थे फिर से दिखाई दिए। वे इस इलाके के रहने वाले थे और अन्ना और उसके पति की हरकतों से वाकिफ थे। वे यहाँ फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। आवाज सुनकर वे बाहर देखने गए। इसी बीच क्रिस जल्दी में गिर पड़ा और जमीन पर पड़े छोटे चाकू से खुद को खोलने की कोशिश करने लगा। बाहर कैट भाई को बेसमेंट का रास्ता मिल गया और वह अंदर से चिल्लाने लगा। नीचे मौजूद क्रिस ने आवाज सुनी और तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ देर बाद जब कोई वापस नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। इसी दौरान आहाओ भी कमरे में आया और अंधेरे दरवाजे से होते हुए बेसमेंट तक पहुंच गया। वहां उसने बोतल में बंद बच्चे को देखा और गुस्से में गाली देने लगा। अचानक लाइट चली गई, फिर अचानक वापस आई और उसी पल एना ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि इनाम के लालच में और भी लोग यहाँ आएंगे। अब उसे सबको खत्म करना ही पड़ेगा। जब वह दोनों को दफनाने में लगा था, उसी समय क्रिस ने रस्सी खोल लिया। अचानक उसने मौका देखकर बूढ़े आदमी की गर्दन में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी यह मौत हो गई। फिर उसने तुरंत शॉटगन उठाई और बूढ़े के सिर पर निशाना साध लिया। उसी समय अन्ना भी दफन से निकलकर बेसमेंट में आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने अपने पति को मारा हुआ देखकर वह डर गई और रोने लगी। तभी दरवाजे के पीछे छिपा क्रिस हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अन्ना को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई और उसने फावड़े से क्रिस के पैरों पर हमला कर दिया। तभी अन्ना जमीन पर पड़े चाकू उठाकर क्रिस पर हमला कर देती। तभी पीछे लिसा आ जाती और फावड़ा उठाकर एना को यमराज के पास भेज देती है। अब लिसा और क्रिस वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन क्रिस के पैर की चोट बहुत गंभीर होती है, इसीलिए वह कुछ कदम चलने के बाद ही रुक जाता है। आखिरकार वह लिसा से कहता है कि वह ऊपर जाकर मदद ढूंढे और उसे याद दिलाता है कि फोन शायद ऊपर ही होगा। लिसा तुरंत ऊपर भागती है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, उसे फोन दिख जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बिस्तर के दूसरी तरफ से कोई उसे घूर रहा है। अचानक जैसे ही वह फोन उठाने वाली होती है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर रुक जाती है। तभी उसके पीछे अचानक कियांग आ जाता है। वह पागल कुत्ते की तरह उस पर झपटता है। डर के मारे लिसा के हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। जब कियांग उसे गला घोंटने ही वाला होता है, तभी क्रिस उसकी मदद करता है। वह बिस्तर से एक क्रॉसबो फेंकता है और लिसा उसे उठकर सीधे कियांग के चेहरे के आर पार कर देती है। कियांग दर्द से चिल्ला उठता है। इस मौके का फायदा उठाकर लिसा भागती है और बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचकर जोर से चिल्लाती है। नीचे क्रिस उसकी आवाज सुनते ही खतरे को समझ जाता है। घायल कियांग अब लंबी छुरी लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर से उनका पीछा करता है। अब स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन अचानक लिसा में हिम्मत आ जाती है। वह न सिर्फ उसके हमलों से बचती है, बल्कि उसे जबरदस्ती बेसमेंट की ओर खींच ले जाती है। किसी तरह वह खुद को फंसने से बचा लेती है। बाहर पहले से ही आग जल रही होती है। जब लिसा बाहर जलती हुई आग देखती है तो वह एक योजना बनाती है। वह छत पर चढ़ती है और जलती हुई चीज उठाकर कियांग पर फेंक देती है। कियांग तुरंत आग की लपटों में घिर जाता है। आग
उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। वह दर्द से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार गिर पड़ता है। इस तरह एक बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। आखिरकार क्रिस बेसमेंट से बाहर निकल आता है। वह भावुक होकर लीसा को गले लगा लेता है, लेकिन अगले ही पल अन्ना, जो मरी नहीं थी, वापस आ जाती है। ये देखकर लीसा का सब्र टूट जाता है और वह लगभग अन्ना को मार ही देती है। अब संकट खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन तभी पता चलता है कि आ कियांग मर चुका है। दुखी लीसा अपनी माँ को फोन करके मदद मांगती है। 1 साल बाद आ कियांग का बच्चा जन्म लेता है और लीसा भी दिल के दौरे से बच जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी खिड़की के सामने अचानक एक चाकू दिखाई देता है। क्या वो वापस आ गया? यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।